हेलो बच्चों, मैं मधुमाला आप सबका आज की कक्षा में स्वागत करती हूँ। आज हम कक्षा 9 की हिंदी पाठ्य पुस्तक स्पर्श भाग 1 से शीर्षक कविता का है खुशबू रचते हैं हाथ, इसके बारे में पढ़ेंगे, जिसके रचयिता हैं अरुण कमल जी। तो बच्चों, जैसा कि शीर्षक ही आपको बता रहा है कि इसका अर्थ क्या है, खुशबू रचते हैं हाथ, अर्थात खुशबू की रचना करते हैं कौन? हाथ। इसके बारे में अरुण कमल जी ने हमें अपनी इस कविता में क्या कहा है, आगे बढ़ने से पूर्व सर्वप्रथम हम कवि परिचय देखेंगे। अरुण कमल का जन्म बिहार के रोहतास जिले के नासरीगंज में 15 फरवरी 1954 को हुआ। इन्हें अपनी कविताओं के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार सहित कई अन्य पुरस्कार भी सम्मानित किया गया। इन्होंने कविता लेखन के अलावा कई पुस्तकों और रचनाओं का अनुवाद भी किया है। आइए जानें इनकी प्रमुख कृतियां कौन कौन सी हैं। प्रमुख कृतियों में है अपनी केवल धार, सबूत, नए इलाके में, पुतली में संसार, ये चारों कविता संग्रह हैं, तथा कविता और समय, ये है आलोचनात्मक उनके द्वारा रची हुई कृति। भाषा के बारे में आइए जानते हैं। अरुण कमल की कविताओं में एक नए बिंब, बोलचाल की भाषा और खड़ी बोली के अनेक लय छंदों का समावेश है। इनकी कविताएं जितनी आप बीती हैं उतनी ही जग बीती भी हैं। इनकी कविताओं में जीवन के विभिन्न क्षेत्रों का चित्रण भी है। इस विविधता के कारण इनकी भाषा में भी विविधता के दर्शन होते हैं। बच्चों, आइए खुशबू रचते हैं हाथ कविता की एक छोटी सी झलक सर्वप्रथम हम देख लें। कविता खुशबू रचते हैं हाथ सामाजिक विषमताओं को बेनकाब करती है। यह किसकी और कैसी कारस्तानी है कि जो वर्ग समाज में सौंदर्य की सृष्टि कर रहा है, उसका निर्माण कर रहा है और उसे खुशहाल बना रहा है, वही वर्ग अभाव में, गंदगी में अपना जीवन बसर कर रहा है। लोगों के जीवन में सुगंध बिखेरने वाले हाथ भयावह स्थितियों में अपना जीवन बिताने पर मजबूर हैं। क्या विडंबना है कि खुशबू रचने वाले ये हाथ दूर दराज के सबसे गंदे और बदबूदार इलाकों में अपना जीवन बिता रहे हैं। स्वस्थ समाज के निर्माण में योगदान करने वाले ये लोग इतने उपेक्षित हैं, लेकिन आखिर कब तक? तो इसी समस्या के साथ ही अरुण कमल जी ने हमारे सामने एक प्रश्न चिन्ह लगा दिया है। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं, हम अपनी कविता की शुरुआत करते हैं। खुशबू रचते हैं हाथ, अर्थात खुशबू की रचना निर्माण करते हैं कौन? हाथ। अर्थात यह उन लोगों के बारे में है, उस वर्ग के बारे में है जो कि बहुत ही उपेक्षित है, जो कि नारकीय जीवन भोगने के लिए छोड़ दिए गए हैं। उन्हें मजबूरी में ऐसी हालत में अपने आप को, अपने परिवेश में, ऐसे माहौल में वे रहते हैं और ऐसी गंदी जगह पे रहकर वह खुशबू का निर्माण करते हैं। तो चलिए कविता की पंक्तियां मैं पहले पढ़ूंगी और साथ ही साथ उस कविता वाचन के बाद मैं उसका भावार्थ भी आप लोगों को समझाऊंगी। चलिए शुरुआत करते हैं। कई गलियों के बीच, कई नालों के पार, कूड़े करकट के ढेरों के बाद, बदबू से फटते जाते इस टोले के अंदर खुशबू रचते हैं हाथ, खुशबू रचते हैं हाथ। अर्थात यहाँ अरुण कमल जी हमें ये बता रहे हैं कि किस प्रकार से जो गरीब, जो वर्ग है, जो इस खुशबू की रचना करता है,
निर्माण करता है, सबके घरों में खुशियाँ पहुँचाता है, वो खुद कितनी दयनीय अवस्था में अपना जीवन यापन कर रहा है। वो कहते हैं कि देखो, कई गलियों के बाद, गलियाँ संकरी सी गली होती है जो मुख्य सड़क से थोड़ी अलग होती है, पतली सी होती है, तो कई गलियों के बीच में और कई नालों के पार, नालों का अर्थ होता है वो जगह जहाँ से गंदे पानी का बहाव होता है, जिसे हम अंग्रेजी में ड्रेनेज भी कहते हैं। तो यहाँ बोला जा रहा है कि कई गलियों के बीच, कई नालों के पार, जहाँ पर कूड़े करकट का ढेर लगा हुआ है, यानी आसपास के जो क्षेत्र हैं वहाँ का सारा कूड़ा करकट कहीं दूर वीरान जगह पर फेंक दिया जाता है। तो ऐसी जगहों पर ही जहाँ पर कोई व्यक्ति जाना नहीं चाहता है, जहाँ जाना मतलब वहाँ बदबू से आपके नाक फट जाएंगे, यानी ऐसी अवस्था होती है ऐसे स्थानों की। तो टोले के अंदर, टोले का अर्थ होता है छोटी सी बस्ती, इसी बस्ती में, ऐसी बस्तियों में ही छोटे छोटे झुंड बना करके ये कारीगर, ये मजदूर वहाँ पर रहते हैं और इन्हीं गंदी बस्तियों में ही सुंदर अगरबत्तियों की रचना होती है, खुशबू की रचना होती है। तो कवि कह रहे हैं ऐसे ही जगह पे खुशबू रचते हैं हाथ, खुशबू रचते हैं हाथ। आइए भावार्थ जाने इसका। कवि कहता है कि जो लोग संसार में दूसरों के सुख साधनों की सृष्टि कर रहे हैं, वे अपनी जिंदगी गंदगी और अभाव में बिता रहे हैं। ये लोग कई नालों को पार करने के बाद कूड़े करकट के ढेरों के पास ऐसी गंदी बस्तियों में रहते हैं जहां इतनी अधिक बदबू होती है कि ये लोग ऐसे बदबूदार स्थान पर टोले बनाकर रहते हैं। उनके जीवन की यही विडंबना है कि वे दूसरों के लिए खुशबू का निर्माण करते हैं, परंतु स्वयं बदबूदार स्थान पर रहने को विवश हैं। ये गंदे लोग उच्च तथा संपन्न वर्ग के लिए खुशबू का निर्माण करते हैं। बच्चों, इसमें कोई दो मत की राय नहीं है कि आपके घरों में, हमारे घरों में, सभी के घरों में खुशबूदार अगरबत्तियाँ खुशबू फैलाने का काम करती हैं, यानी खुशहाली फैलाती है। लेकिन ये जो खुशहाली फैलाती है, हमें अच्छा लगता है, हम ये जो अगरबत्तियां हैं उसका निर्माण कौन करता है? ऐसे ही बदबूदार स्थानों पे रहने वाले लोगों के हाथ नव निर्माण करते हैं। आगे जानते हैं, आगे पंक्तियों में क्या लिखा है। आगे कवि लिखते हैं, उभरी नसों वाले हाथ, घिसे नाखूनों वाले हाथ, पीपल के पत्ते से नए नए हाथ, जूही की डाल से खुशबूदार हाथ, गंदे कटे पिटे हाथ, जख्म से फटे हुए हाथ, खुशबू रचते हैं हाथ, खुशबू रचते हैं हाथ। यहाँ जख्म का अर्थ दिया है घाव या चोट। तो आइए इसके भावार्थ को समझें। कवि कहते हैं कि जो लोग खुशबू की रचना करते हैं उनके हाथों की नसें उभरी हुई होती हैं, उनके हाथों के नाखून काम करते करते घिस जाते हैं। कुछ बच्चे भी यह काम करते हैं जिनके हाथ पीपल के नए पत्तों की तरह कोमल होते हैं। कुछ कम उम्र की लड़कियां भी होती हैं जिनके हाथ जूही की डाल की तरह होते हैं। कुछ कारीगरों के हाथ गंदे, कटे फटे और जख्म से फटे हुए भी होते हैं। तो बच्चों, इन पंक्तियों में उन्होंने अगरबत्ती अर्थात खुशबू की रचना करने वाले हाथों का जिक्र किया है। अरुण कमल जी ये कहते हैं कि कुछ ऐसे हाथ होते हैं जिनकी नसें उभर आई हैं, अर्थात जब व्यक्ति बहुत वृद्ध हो जाता है, बूढ़ा हो जाता है, तो किसी कारण या किसी कमज़ोरी के कारण उसकी नसें उभर आती हैं, या तो ये भी एक कारण हो सकता है। और आप जानते हैं कि अगरबत्तियाँ बनाने वाली फैक्ट्रियों में कई रसायन पदार्थों का भी इस्तेमाल किया जाता है, जिसके वजह से भी कमज़ोरी
हो जाती है। तो कई ऐसे वृद्ध हाथ वहाँ देखने को मिलते हैं जिनकी नसें उभरी हुई होती हैं, अर्थात ऐसे वृद्ध लोग होते हैं जो खुशबू का निर्माण करते हैं। आगे उन्होंने कहा है कि कई ऐसे हाथ भी होते हैं जो काम कर कर के उनके नाखून पूरी तरह से घिस गए होते हैं, और उन्होंने जो पीपल के नए पत्तों, यानी जो पीपल के नए पत्ते होते हैं कितने कोमल और सुकुमार होते हैं, तो इसकी तुलना की है बच्चों के हाथों से। यानी कई ऐसी अगरबत्तियों की फैक्ट्रियां होती हैं जहां पर नए नए हाथ अर्थात बच्चों के कोमल हाथ भी उसका निर्माण करती हैं। ये अलग बात है कि यह बाल श्रम के अंतर्गत आता है, परंतु ये चीज़ अगरबत्ती जैसे फैक्ट्रियों में या छोटे छोटे जो व्यवसाय होते हैं वहाँ पर अक्सर देखने को मिल जाते हैं। तो आगे उन्होंने ये कहा कि बूढ़े, बच्चे और तो और वहाँ पर लड़कियाँ भी काम करती हैं, और लड़कियों के हाथों को उन्होंने जूही की डाल से हाथ के साथ तुलना की है। अर्थात जब वो खुशबू का यानी अगरबत्तियों का निर्माण करती हैं तो क्या होता है, उसमें किसी भी जब वो सेंट को डालती हैं, परफ्यूम को डालती हैं, तो क्या होता है, वो खुशबूदार अपने आप ही हो जाती हैं। इसीलिए कवि ने यहाँ पर जूही की डाल की तुलना लड़कियों के कोमल हाथों से की है। और कुछ ऐसे हाथों का भी जिक्र किया है जो पूरी तरह से कट फट गए हैं, जिन पे जख्म हो गए हैं। ये दर्शाता है कि वो कितने वर्षों से यही काम को लगातार कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यही इस गली में बनते हैं मुल्क की मशहूर अगरबत्तियाँ, इन्हीं गंदे मोहल्लों के गंदे लोग बनाते हैं केवड़ा, गुलाब, खस और रात रानी अगरबत्तियाँ। दुनिया की सारी गंदगी के बीच दुनिया की सारी खुशबू रचते हैं हाथ, खुशबू रचते हैं हाथ। तो यहाँ पर सर्वप्रथम मैं आपको बता दूँ कि इन्हीं छोटी गलियों में, यहीं इस गली में बनते हैं, अर्थात इन्हीं छोटे मोहल्लों में क्या बनते हैं, अगरबत्तियों का निर्माण होता है। और मुल्क का अर्थ होता है देश, ठीक है। और देश की जितनी भी जो प्रसिद्ध अगरबत्तियां हैं वो इन्हीं बदबूदार स्थान पर छोटे टोलों में यहाँ पर उनका निर्माण किया जाता है। और आगे बताया गया है अलग अलग खुशबू के नाम दिए गए हैं, जैसे कौन कौन से अगरबत्तियां बन रही हैं। उन्होंने बताया केवड़ा की अगरबत्ती, गुलाब की अगरबत्ती, खस और रात रानी जैसे खुशबू से समाहित ये अगरबत्तियां बनती हैं। तो इसकी रचना करने वाले कौन हैं? वो हाथ हैं जो दूसरों के घरों को महकाते हैं, खुशबू फैलाते हैं, लेकिन स्वयं वो कहाँ रहते हैं? बदबूदार स्थान पर, जहाँ पर कोई भी जाना पसंद नहीं करता, जहाँ पर गंदगी का ढेर है, जहाँ आसपास का परिवेश ही ऐसा है कि वो पूरी गंदगी से युक्त है। तो आइए जानें इसका भावार्थ। कवि कहता है कि बदबूदार गली में ही देश की प्रसिद्ध अगरबत्तियां बनती हैं। मोहल्लों में रहने वाले लोग ही केवड़ा, गुलाब, खस और रात रानी का सुगंध वाली अगरबत्तियां बनाते हैं। दुनिया भर की गंदगी में जिंदगी बिता देने वाले लोग ही खुशबू रचते हैं। जीवन की बस यही विडंबना है कि संसार को खुशबू प्रदान करने वाले लोग स्वयं बदबू और गंदगी में जीते हैं तथा समाज में उपेक्षित हैं। बच्चों, उम्मीद करती हूँ कि आपको यह कविता पूर्ण रूप से समझ में आ गई होगी। अब बढ़ते हैं प्रश्नावली की ओर। पहला प्रश्न है, खुशबू रचने वाले हाथ कैसे परिस्थितियों में तथा कहाँ रहते हैं, यानी उनकी कौन कौन सी परिस्थितियां हैं और वो किस स्थान पर रहते हैं, ये पूछा गया है इस प्रश्न में। तो देखें इसका उत्तर क्या है। खुशबू रचने वाले हाथ दूर दराज के सबसे गंदे और बदबूदार इलाके में रहते हैं। इनके घर नालों के पास और गलियों के बीच होते हैं। इनके घरों के आसपास कूड़े करकट का बहुत बड़ा भारी ढेर लगा रहता है और यहाँ इतनी बदबू होती है कि आपका सिर फट जाएगा।
और ये सारी दुनिया की गंदगियों के बीच ये कैसी अवस्था में रहते हैं? दयनीय अवस्था में अपना जीवन यापन करते हैं। आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। कविता में कितने तरह के हाथों की चर्चा की गई है? हमने इस कविता में बहुत प्रकार के हाथों की चर्चा के बारे में पढ़ा। विभिन्न प्रकार के जो अगरबत्तियों का निर्माण करते हैं, आइए देखें वे कौन कौन से हाथ थे। कविता में उभरी नसों वाले हाथ, पीपल के पत्ते से नए नए हाथ, गंदे और कटे फटे हाथ, घिसे नाखूनों वाले हाथ, जूही की डाल से खुशबूदार हाथ, जख्म से फटे हाथ, इन सभी हाथों की चर्चा इस कविता में की गई है, उसका उल्लेख किया गया है। अगला प्रश्न है, इस कविता को लिखने का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो बच्चों, आखिर अरुण कमल जी ने इस कविता का निर्माण क्यों किया, क्यों रचा इस कविता को, इसके बारे में पूछा है। तो आइए जानते हैं कि उनका क्या मुख्य उद्देश्य था। इस कविता को लिखने का मुख्य उद्देश्य गरीब मजदूरों की दयनीय दशा की ओर ध्यान आकर्षित करना है। इस प्रकार कवि उनके उद्धार के प्रति चेतना जागृत करना चाहता है। वह चाहता है कि इन श्रमिकों की दयनीय दशा को सुधारा जाए, इनके रहने की दशा को स्वास्थ्यप्रद बनाया जाए। अर्थात अरुण कमल जी ये चाहते हैं, वो लोगों का ध्यान इस वर्ग की ओर आकर्षित करना चाहते हैं कि इनके उद्धार और इनके स्वास्थ्य के लिए लोग इस विषय पर ध्यान दें और इसके बारे में सोचें। तो बच्चों, आशा करती हूँ कि आपको अरुण कमल द्वारा रचित यह कविता खुशबू रचते हैं हाथ भली भांति समझ में आ गई होगी। तो इसी के साथ आज की कक्षा यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।